सीबीएसई क्षितिज भाग 2 पाठ संख्या 15 स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ का प्रश्नोत्तर हम लोग आरंभ करने वाले हैं। तो आइए हम लोग पाठ की ओर बढ़ते हैं। पाठ का पहला प्रश्न है, कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया? उत्तर है, द्विवेदी जी ने पुरातन पंथियों को निम्नलिखित तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया है। नाटकों में कालीन स्त्रियों को उनके प्राकृत भाषा बोलने पर अपढ़ होने का सबूत नहीं माना जा सकता। कुछ शिक्षित लोग ही संस्कृत बोलते थे, शेष अन्य लोग प्राकृत ही बोलते थे। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश प्राकृत में दिए तथा जैन बुद्ध साहित्य प्राकृत में ही लिखा गया है। यद्यपि शिक्षा के पर्याप्त प्रमाण नहीं है, हो सकता है कि वे कहीं खो गए हैं। भारत में वेद मंत्रों की रचना में स्त्रियों का योगदान रहा है, जो उनके शिक्षित होने का प्रमाण है। रुक्मिणी द्वारा श्री कृष्ण को पत्र लिखने से यह सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में भी स्त्रियों के पढ़ने लिखने का चलन था। प्रश्न संख्या 2, स्त्रियों को पढ़ने से अनर्थ होते हैं। कुतर्कवादियों की इस दलील का खंडन द्विवेदी जी ने कैसे किया है? अपने शब्दों में लिखिए। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्क देते हुए कहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। उनकी इस दलील का द्विवेदी जी ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक खंडन किया है। वे कहते हैं, यदि स्त्रियों के द्वारा किए गए अनर्थ उनकी शिक्षा के कारण है, तो पुरुषों के द्वारा बम फेंकने, रिश्वत लेने, चोरी करने, डाका डालने, नरहत्या करने जैसे कार्य भी उनकी पढ़ाई के कुपरिणाम है। ऐसे में इस अपराध को ही समाप्त करने के लिए विश्वविद्यालय और पाठशालाएं बंद करवा देना चाहिए। इसके अलावा दुष्यंत द्वारा शकुंतला से गंधर्व विवाह करने और बाद में शकुंतला को भूल जाने से शकुंतला के मन में कितनी पीड़ा उत्पन्न हुई होगी, यह तो शकुंतला ही जानती है। ऐसे में उन्होंने दुष्यंत को जो कटु वचन कहे, यह उनकी पढ़ाई का कुफल नहीं बल्कि उनकी स्वाभाविकोक्ति थी। प्रश्न संख्या 3, द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन करने के लिए व्यंग्य का सहारा लिया है। जैसे, यह सब पापी पढ़ने का अपराध है, न वे पढ़ती न वे पूजनीय पुरुषों का मुकाबला करती। आप ऐसे अन्य अंशों को निबंध में से छांट कर समझिए और लिखिए। उत्तर है, द्विवेदी जी ने स्त्री शिक्षा विरोधियों के कुतर्क का खंडन करने के लिए व्यंग्य का सहारा लिया है। उनमें से कुछ व्यंग्य निम्नलिखित हैं। अच्छा, तो उत्तर रामचरित में ऋषियों की वेदांत पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी? उनकी संस्कृत क्या कोई संस्कृत थी? जिन पंडितों ने गाथा सप्तशती, सेतु बंधु, महाकाव्य और कुमारपाल चरित आदि ग्रंथ प्राकृत में बनाए हैं, वे अपढ़ और गंवार थे, तो हिंदी के प्रसिद्ध अखबार के संपादक को भी अपढ़ और गंवार ही कहा जा सकता है। पुराने ग्रंथों में अनेक प्रगल्भ पंडिताओं के नामोल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत की तत्कालीन स्त्रियों को मूर्ख, अनपढ़ और गंवार बताते हैं। इस तर्कशास्त्रज्ञता और न्यायशीलता की बलिहारी स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का घूंट। प्रश्न संख्या 4, पुराने समय में स्त्रियों द्वारा प्राकृत भाषा में बोलना क्या उनके अपढ़ होने का सबूत है? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। पुराने समय में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का सबूत नहीं है, क्योंकि उस समय प्राकृत प्रचलित और लोक व्यवहृत भाषा थी। भवभूति और कालिदास के नाटक जिस समय लिखे गए, उस समय शिक्षित समुदाय
ही संस्कृत बोलता था, शेष लोग प्राकृत बोलते थे। शाक्य मुनि, भगवान बुद्ध और उनके चेलों द्वारा प्राकृत में उपदेश देना, बौद्ध एवं जैन धर्म के हजारों ग्रंथ का प्राकृत में लिखा जाना इस बात का प्रमाण है कि प्राकृत उस समय की लोक प्रचलित भाषा थी। ऐसे में स्त्रियों द्वारा प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का सबूत कैसे हो सकता है? प्रश्न संख्या 5, परंपरा के उन्हीं पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री पुरुष समानता को बढ़ाते हों। तर्क सहित उत्तर दीजिए। हर परंपरा अपने काल, देश और परिस्थितियों के अनुसार प्रासंगिक रहती है, परंतु बदलते समय के साथ उनमें से कुछ अपनी उपयोगिता एवं प्रासंगिकता खो बैठती है। इन्हीं में से एक थी पुरुष और स्त्रियों के शिक्षा में भेदभाव करने की परंपरा। इसके कारण स्त्री पुरुष की स्थिति में असमानता उत्पन्न होने के अलावा बढ़ती जा रही है। अतः इसे त्याग कर ऐसी परंपरा अपनाने की आवश्यकता थी जो दोनों में समानता पैदा कर सके। शिक्षा वह साधन है जिसका सहारा पाकर स्त्रियां पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती है और लगभग हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। अतः लड़का लड़की में भेदभाव न करके उनके पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा तथा अवसरों में समानता देने की स्वस्थ परंपरा अपनानी चाहिए तथा स्त्री पुरुष में समानता बढ़े ऐसा कार्य करना चाहिए। प्रश्न संख्या 6, तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। तब अर्थात प्राचीन भारत और वर्तमान शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त अंतर है। उस समय शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी, जहां शिक्षा रटने की प्रणाली प्रचलित थी। इसके साथ उनमें उच्च मानवीय मूल्यों का विकास करने पर जोर दिया जाता था ताकि वे बेहतर इंसान और समाजोपयोगी नागरिक बन सके। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में रटने के बजाय समझने पर जोर दिया जाता है। आज की शिक्षा पुस्तकीय बनकर रह गई है, जिससे मानवीय मूल्यों का उत्थान नहीं हो पा रहा है। शिक्षा की प्रणाली रोजगार परक न होने के कारण यह आज बेरोजगारों की फौज खड़ी कर रही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचायक है। कैसे? ये था प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर हम लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध स्त्री शिक्षा का विरोध करने वालों तथा कुतर्क प्रस्तुत करने वालों पर व्यंग्य तथा उनकी सोच में बदलाव लाने का प्रयास है। देश का द्विवेदी जी ने देखा कि समाज में स्त्री की दीनहीन दशा का कारण शिक्षा की कमी है। यह कमी समाज का तथाकथित सुधार करने का ठेका लेने वालों की देन है। ये तथाकथित समाज सुधारक तथा उच्च शिक्षित लोग स्त्रियों को पढ़ने से रोकने के कुचाल रच बैठे हैं और स्त्री शिक्षा में अड़ंगे लगाते हैं। ऐसे लोगों के हर कुतर्क का जवाब देते हुए द्विवेदी जी ने पौराणिक और रामायण से जुड़े उदाहरण ही नहीं पेश किए हैं, वरन स्त्री शिक्षा की अनिवार्यता और आवश्यकता पर जोर दिया है। इससे स्पष्ट होता है कि यह निबंध उनकी दूरगामी और खुली सोच का परिचायक है। प्रश्न संख्या 8, द्विवेदी जी की भाषा शैली पर एक अनुच्छेद लिखिए। द्विवेदी जी की गणना एक ओर जहां उच्च कोटि के निबंधकारों में की जाती है, वहीं उन्हें भाषा सुधारक भी माना जाता है। उन्होंने अपने अथक प्रयास से हिंदी को पुरस्कृत करते हुए सुंदर रूप प्रदान किया। उनकी भाषागत विशेषता में प्रमुख है संस्कृतनिष्ठ शब्दावली का प्रयोग। उनकी रचना में आम बोलचाल के शब्दों के अलावा उर्दू के शब्द भी हैं। उनके लंबे वाक्य भाषा में कहीं भी बोझिलता नहीं आने देते हैं। उनकी भाषा भावों की अभिव्यक्ति में पूरी तरह सफल हुई है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सजीव हो उठी है। उनकी व्यंग्यात्मक शैली इतनी प्रभावशाली है कि पाठकों के अंतर्मन को छू जाती है। प्रश्न संख्या 1, ये अन्य पाठ्येतर हल प्रश्न का है। लेखक स्त्री शिक्षा विरोधियों की किस सोच पर दुख प्रकट करता है? लेखक
स्त्री शिक्षा विरोधियों की उस सोच पर दुख व्यक्त करता है जो स्त्रियों को पढ़ाना गृह सुख के नाश का कारण समझते हैं। ये लोग स्वयं में कोई अनपढ़ या गंवार नहीं है, बल्कि सुशिक्षित और धर्मशास्त्र और संस्कृत से परिचित रखने वाले हैं। ये लोग अधार्मिकों को धर्म तत्व समझाने वाले हैं, फिर भी ऐसी सोच रखते हैं। प्रश्न संख्या 2, स्त्री शिक्षा के विरोधी अपनी बात के समर्थन में क्या क्या तर्क देते हैं? स्त्री शिक्षा के विरोधी अपनी बात के समर्थन में कई कुतर्क प्रस्तुत करते हैं। जैसे, स्त्रियों के प्राकृत बोलने से ज्ञात होता है कि इतिहास पुराण आदि में उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली नहीं थी। स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होता है। शकुंतला प्रकरण इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। शकुंतला ने जिस भाषा में श्लोक रचा था वह अपढ़ों की भाषा थी। प्रश्न संख्या 3, लेखक नाटकों में स्त्रियों के प्राकृत बोलने को उनके अपढ़ होने का प्रमाण क्यों नहीं मानता है? लेखक नाटकों में स्त्रियों के प्राकृत बोलने को उनके अनपढ़ होने का प्रमाण इसीलिए नहीं मानता है क्योंकि उस समय का अधिकांश जन समुदाय प्राकृत बोलता है। प्राकृत ही उस समय की जन प्रचलित भाषा थी। संस्कृत का प्रयोग शिक्षित वर्ग ही करता था। अनेक ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, अतः प्राकृत बोलने वालों को अनपढ़ कैसे कहा जा सकता है? प्रश्न संख्या 4, प्राचीन काल में प्राकृत का प्रयोग साहित्यिक एवं व्यावहारिक दोनों ही रूपों में होता था। स्वप्रमाण सिद्ध कीजिए। प्राचीन काल में प्राकृत का प्रयोग साहित्यिक एवं व्यावहारिक दोनों ही रूपों में किया जाता था। इसका प्रमाण यह है कि प्राकृत भाषा में बौद्धों एवं जैनों के हजारों ग्रंथ लिखे गए हैं। इसके अलावा भगवान शाक्य मुनि और उनके चेलों ने प्राकृत भाषा में धर्मोपदेश दिए हैं। बौद्धों के त्रिपिटक ग्रंथ प्राकृत में ही रचे गए हैं। पंडितों ने गाथा, सप्तशती, सेतुबंध, महाकाव्य और कुमारपाल चरित जैसे ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में ही की थी। प्रश्न संख्या 5, हिंदी बांग्ला आजकल की प्राकृत है, ऐसा कहकर लेखक ने क्या सिद्ध करना चाहा है? जिस प्रकार हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाएं पढ़कर हम इस जमाने में सभ्य, सुशिक्षित और विद्वान हो सकते हैं तथा इन्हीं भाषाओं में नाना प्रकार के साहित्य और समाचार पत्र पढ़ते हैं, उसी प्रकार उस जमाने में शौरसेनी, मागधी, पाली भी भाषाएं थी जिनमें साहित्य रचे गए और ये भाषाएं जन समुदाय द्वारा व्यवहार में लाई जाती थी। इस आधार पर लेखक ने यह सिद्ध करना चाहा है कि प्राकृत बोलने को हम अपढ़ कैसे कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 6, लेखक ने स्त्री शिक्षा विरोधियों पर व्यंग करते हुए कहा है, इस तर्कशास्त्रज्ञता और न्यायशीलता की बलिहारी, इस तर्कशास्त्रज्ञता और न्यायशीलता को स्पष्ट कीजिए। लेखक कहता है कि हम सभी यह मानते हैं कि पुराने जमाने में यह विमान उड़ते थे। इनसे लोग द्वीपांतरों को जाते थे, पर उनके बनाने का वर्णन करने वाले कोई ग्रंथ नहीं मिलते हैं। विमानों की यात्राओं के उदाहरण मात्र से उनका अस्तित्व स्वीकार कर लेते हैं, पर पुराने ग्रंथों में प्रगल्भ पंडिताओं के नाम होने पर भी स्त्री शिक्षा विरोधी स्त्रियों को मूर्ख, अपढ़ और गंवार मानते हैं। लेखक उनकी इसी तर्कशास्त्रज्ञता और न्यायशीलता पर बलिहारी होना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 7, प्राचीन भारत की किन्हीं 2 विदुषी स्त्रियों का नामोल्लेख करते हुए यह भी बताइए कि उस समय स्त्रियों को कौन कौन सी कलाएं सीखने की अनुमति थी। प्राचीन भारत में 2 विदुषी स्त्रियां शीला और विज्जा है, जिन्हें बड़े बड़े पुरुष कवियों से आदर मिलता है। शार्ङ्गधर पद्धति में उनकी कविता के नमूने हैं। उस काल में कुमारी लड़कियों को चित्र बनाने, नाचने, गाने, बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने जैसी अनेक कलाएं सीखने की अनुमति थी। स्त्री शिक्षा विरोधी स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट क्यों समझते थे? स्त्री शिक्षा विरोधी कभी नहीं चाहते थे कि स्त्रियां पढ़ लिख कर आगे बढ़े। उन्हें यह भय सताता रहता था कि इससे वे स्त्रियों को शोषण नहीं कर पाएंगे, उनके सत्य असत्य को चुनौती मिलनी शुरू हो जाएगी। वे अपने अभिमान पर इस तरह की चोट सहन नहीं कर सकते थे। अत्रि ऋषि की पत्नी द्वारा
पत्नी धर्म पर घंटों व्याख्यान देना, गार्गी द्वारा ब्रह्मवादियों को हराना, मंडन मिश्र की सहधर्मिणी द्वारा शंकराचार्य के छक्के छुड़ाने को आश्चर्यजनक और पाप समझते थे। इसीलिए उनकी दृष्टि में स्त्रियों को पढ़ाना कालकूट जैसा था। प्रश्न संख्या 9, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्त्री शिक्षा विरोधियों को किस संदर्भ में दशमस्कंध का 53वां अध्याय पढ़ने का आग्रह किया है? उत्तर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्त्री शिक्षा विरोधियों को इस संदर्भ में दशम स्कंध का 53वां अध्याय पढ़ने का आग्रह किया है, जिससे वे यह जान सकें कि पुराने जमाने में सभी स्त्रियां अपढ़ नहीं होती थी और उस समय भी उन्हें पढ़ने की इजाज़त थी। वे क्षण भर के लिए भी अपने मन में यह बात न ला सके कि उस जमाने में स्त्रियों को पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं समझी जाती थी। प्रश्न संख्या 10, लेखक ने स्त्री शिक्षा के समर्थन में किस पौराणिक ग्रंथ का उल्लेख किया है, उसका कथ्य संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। लेखक ने स्त्री शिक्षा के समर्थन में तर्क प्रस्तुत करते हुए श्रीमद्भागवत नामक पौराणिक ग्रंथ दशम स्कंध के उत्तरार्ध का 53वां अध्याय का उल्लेख किया है, जिसमें रुक्मिणी हरण की कथा लिखी है। इसका कथ्य यह कि रुक्मिणी ने एकांत में एक लंबा चौड़ा खत लिखकर ब्राह्मण के हाथों श्री कृष्ण को भिजवाया था। उस ग्रंथ में रुक्मिणी की विद्वता, उनके पढ़े लिखे होने का उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या 11, शिक्षा की व्यापकता के संदर्भ में लेखक का दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। शिक्षा की व्यापकता के संदर्भ में लेखक का दृष्टिकोण यह है कि लेखक शिक्षा को अत्यंत व्यापक मानता है, जिसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी शिक्षा के अंतर्गत ही है। लेखक देश काल और परिस्थिति के अनुरूप शिक्षा में बदलाव का पक्षधर है। वह चाहता है कि शिक्षा प्रणाली में भी सुधार करते रहना चाहिए तथा क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है आदि विषयों पर बहस करके इसकी गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए तथा इसके समान रूप से सभी के लिए उपयोगी बनाए रखने पर विचार करना चाहिए। प्रश्न संख्या 12, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पाठ में स्त्रियों के लिए शिक्षा की उपयोगिता एवं प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए इसे समाज की उन्नति के लिए अत्यावश्यक बताया गया है। लेखक ने समाज में स्त्री शिक्षा विरोधियों के कुतर्कों का जवाब देते हुए अपने तर्कों के माध्यम से लोहा लेने का प्रयास किया है। वे उन्हीं परंपराओं को अपनाने का आग्रह करते हैं जो स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी हो। वे लोगों से स्वविवेक से फैसला लेने तथा शिक्षा के प्रति सली गली रूढ़ियों को त्यागने का आग्रह करते हैं। हर काल में स्त्री शिक्षा को प्रासंगिक एवं उपयोगी बताते हुए अनेकानेक उदाहरणों का उल्लेख किया है।